हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RWP यानी रोज़गार विद पंकज पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिंदी के 50 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये, एग्ज़ामिनर के फेवरेट टॉपिक हैं। 50 क्वेश्चन है तो ये 50 चैप्टर से मैं उठा के लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर आपके 50 में से 30 भी अगर सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है दोस्तों, तो आप तैयारी में हो। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है दोस्तों, काफ़ी आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, जिन्होंने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? अनुज शब्द दोस्तों, अनुज शब्द है आपके पास, तो उसको आप स्त्रीवाचक बनाएंगे तो किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, प्रत्यय आपको पता है, प्रत्यय जो शब्द होता है उसके अंत में लगता है। ठीक है, और उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है, प्रारंभ में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यय का प्रयोग आपको पूछा है। प्रत्यय का प्रयोग करेंगे अगर हम अनुज शब्द में, तो अगर हम इक जोड़ेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन तो दे रखा है, इक अगर जोड़ेंगे तो अनुजिक हो जाएगा दोस्तों। अनुजिक, अनुजिक कोई शब्द बनता है? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अनुजिक कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इस पे? हाँ, ये जोड़ेंगे तो अनुजीय हो जाएगा। ठीक है, अनुजीय से आपका कोई शब्द नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब ई जोड़ेंगे, अनुजी बनेगा। ठीक है, अगर हम तीसरा ऑप्शन तो दे रखा है आपके पास अनुजा, अनुज में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे अनुजा, प्रत्यय लगाने पे यहाँ पे स्त्रीवाचक बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये अनुजा बनता है इस तरह से प्रत्यय लगाने पे। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग आपको आ गया होगा, होते क्या हैं ये दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू ने किस भाषा का नाम देसी भाषा रखा? स्वयंभू ने किस भाषा का नाम देसी भाषा रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अपभ्रंश। अपभ्रंश का नाम उन्होंने देशी भाषा रखा था। ठीक है, तो अपभ्रंश का ही वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों। स्वयंभू को, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम आदर्श है। देखिए दोस्तों, हम एक ही क्वेश्चन से दो दो आपके आंसर, दो दो आंसर आपको बताएंगे कि यथार्थ का अगर विलोम आदर्श होता है तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। इस तरह हिंदी साहित्य में पूछे जाते हैं, सॉरी दोस्तों, हिंदी व्याकरण में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यथार्थ का विलोम आदर्श है तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, आप बता रहे होंगे, तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कृत्रिम। ठीक है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, नैसर्गिक प्राकृतिक होता है दोस्तों, तो उसका विलोम जो होता है वो कृत्रिम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीचे 3 रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो दिनकर की कौन सी रचना है? ठीक है, अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यूकेपीएससी में दिनकर जो है सिलेबस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर है ये, तो ये सिलेबस में नहीं है।
तो फिर भी अगर आपको पूछें कि तीन में से निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर देना है तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, जयशंकर प्रसाद की करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, और एक घूंट भी जयशंकर प्रसाद की है, प्रतिध्वनि भी जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन इनमें से जो द्वंद्व गीत है दोस्तों, ये रामधारी सिंह दिनकर की होगी। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है ये आपको बताना है। प्रत्यय हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप लिखोगे मुखिया, मुखिया, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इया। इया शब्द जो है दोस्तों वो मुखिया शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ये पूछ रहा है अंधेरे बंद कमरे के रचनाकार मोहन राकेश है। अंधेरे बंद कमरे के रचनाकार मोहन राकेश हैं, तो नीरजा के रचनाकार कौन होंगे ये आपको बताना है। नीरजा आपके सिलेबस में है दोस्तों, यूकेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नीरजा आपके सिलेबस में है। जिसकी भी ये रचना है, निराला आपके सिलेबस में है, महादेवी आपके सिलेबस में है, हजारी प्रसाद है, प्रेमचंद है। तो इनमें से आपको बताना है कि नीरजा के रचनाकार कौन है। यूकेपीएससी के सिलेबस में है ये नीरजा। ठीक है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। ठीक है दोस्तों, महादेवी वर्मा जो है वो आधुनिक युग की मीरा भी कहलाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात है कि महादेवी जो वर्मा है, महादेवी वर्मा, मेरा परिवार, मेरा परिवार भी इनकी रचना है एक। मेरा परिवार यानी माई फैमिली, माई फैमिली किसकी रचना है, मेरा परिवार किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की ही रचना होगी वो। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपको बताना है दोस्तों। इनमें से 90% लोग इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे, केवल 10% लोग ही इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, 10% लोगों में आप शामिल हो जाइए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करिए दोस्तों, कमेंट में करिए इसका आंसर प्लीज़। अगर आप थोड़ी भी तैयारी कर रहे हो, आपकी जो भी तैयारी है, तो इस क्वेश्चन से आपका लगेगा कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों परीक्षा में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन जो है अधिशासी। अधिशासी होता है दोस्तों। ठीक है, अधिशासी होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको बताना है, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है निम्न में बताइए द्वित्व व्यंजन कौन सा है। द्वित्व व्यंजन बताना है आपको। ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है जैसे टिक्की हो गया, एक शब्द का 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो उसके द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर तो सरल हो गया, मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी। ठीक है, तो आपके लिए सरल हो गया। मक्का भी एक द्वितीय व्यंजन है, छुट्टी भी है, टिक्की भी है। उत्साह इसका राइट आंसर है दोस्तों, उत्साह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्साह में द्वितीय व्यंजन नहीं है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जैसे दिल्ली हो गया दोस्तों, दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, ऐसे करके, तो ये द्वित्व व्यंजन वाले ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 9वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय हिमालय
कैसे शब्द हैं, ये आपको बताने। पुस्तकालय, हिमालय कैसे शब्द हैं? तो दोस्तों ये यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं पुस्तकालय और हिमालय। यौगिक शब्द क्यों होते हैं ये? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय होता है पुस्तकालय। ठीक है। जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनका अलग अलग करने पे, जिनको अलग अलग करने पे दोनों का अर्थ बन रहा है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, यौगिक शब्द पुस्तकालय और हिमालय हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें आपको अलंकार बताना है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी और वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार यमक हो जाएगा। क्यों दोस्तों यमक हो जाएगा इसमें? क्योंकि एक बेर का मतलब है फल, और दूसरा जो ये बेर है उसका मतलब है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है समय। ठीक है दोस्तों, दो शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो अलग है, वो अलग अलग है। उसे कहते हैं यमक। यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है यमक अलंकार ज़्यादातर। ठीक है। श्लेष, अनियोक्ति वगैरह ये थोड़े कम पूछे जाते हैं, यमक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्लास में इसे ऐड करा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नश्वर का विलोम शाश्वत है। वेरी मोस्ट। नश्वर का विलोम अगर शाश्वत है तो अल्पजीवी का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों अल्पजीवी का विलोम क्या होगा अगर नश्वर का विलोम शाश्वत है? ठीक है। अभी हमने कृत्रिम की बात भी करी थी इससे पहले। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? नैसर्गिक, ये हमने बताया था इससे पहले। ठीक है। और अल्पजीवी की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में छुपे हैं। नश्वर का विलोम शाश्वत है और अल्पजीवी का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अल्पजीवी का जो विलोम होता है दोस्तों, अल्पजीवी का विलोम होता है, अल्पजीवी का विलोम होता है चिरंजीवी। चिरंजीवी इसका विलोम होता है। ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 100% अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखने वाली बातें ही मैं कह रहा हूँ। जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। ठीक है। ऐसी वीडियो यूट्यूब के इतिहास में नहीं आई है, ये यूनिक वीडियो है दोस्तों, इसे आप पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती है उसके लिए एक शब्द। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, इसे इग्नोर ना करिएगा बिल्कुल भी। जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती है, न देख सके, उसे कहते हैं असूर्यपश्या। एक वाक्य के लिए एक शब्द आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, एक वाक्य के लिए एक शब्द। तो जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती उसे असूर्यपश्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 15वां नंबर का क्वेश्चन है। वैशाख नंदन का हिंदी अर्थ क्या है? वैशाख नंदन क्या होता है दोस्तों? उसका पर्यायवाची या अर्थ, हिंदी अर्थ क्या है वैशाख नंदन का? अगर मैं आपको बता दूं, वैशाख नंदन का अर्थ होता है, तो गधा इसका अर्थ होता है दोस्तों। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था लगभग 6वीं 7वीं में, तो गुरुजी एक बच्चे को वैशाख नंदन नाम से पुकारते थे। वैशाख नंदन अभी बुक ले आओ, ले आओ, वैशाख नंदन अभी पानी ले आओ, अभी डंडा ले आओ बच्चों के लिए, वैशाख नंदन। ठीक है। तो सब समझते थे कि भाई वैशाख नंदन कहते हैं, वैशाख नंदन कहते हैं इन्हें।
तो क्यों कहा जाता होगा वैशाख नंदन? तो जब वो आगे गया 9वीं 10वीं में आया, तब उसे पता लगा कि वैशाख नंदन का अर्थ ही गधा होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए एक स्टूडेंट को वैशाख नंदन नाम से ही पुकारा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर पूछा गया है कि हाथ का अर्थ नहीं है। कौन सा यहाँ पे हाथ का अर्थ नहीं है? हाथ का अर्थ जो है नहीं है यहाँ पे, ये आपको बताना है। चलिए, हाथ का अर्थ जो होता है दोस्तों, हाथ का अर्थ हस्त होता है, पानी होता है, कर होता है। ठीक है, और कटी नहीं होता है दोस्तों। कटी कमर का अर्थ होता है। ठीक है, कमर का पर्यायवाची शब्द है कटी। ठीक है, और हाथ का हस्त है, पानी है, कर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैना का अर्थ शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा है मैना का, ये आपको बताना है। ठीक है, मैना का अर्थ है कलप्रिया। ठीक है, मैना का अर्थ कलप्रिया या कोयल वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। ग्राम्य मृग का हिंदी अर्थ है। ग्राम्य मृग का हिंदी अर्थ क्या होता है? दोस्तों 90% लोग इसे गलत करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 90% लोग इसे गलत करेंगे। ठीक है, कमेंट में दोस्तों ये भी बताना मैं हिंदी के क्वेश्चन कैसे लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आगे हिंदी के क्वेश्चन लाने हैं आपके लिए, या मैं जीएस वगैरह आपको पढ़ाते रहूँ। ठीक है, ये भी आप बताते रहना। ठीक है, ग्राम्य मृग का अर्थ क्या होता है? कमेंट में बता दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर कुत्ता है दोस्तों। 90% लोगों को इसका आंसर अभी पता लगा होगा कि इसका आंसर कुत्ता है। ठीक है, ग्राम्य मृग नाम से ही पता लग रहा है वैसे, अगर आप थोड़ा भी जोर डालो दिमाग में। ठीक है, लेकिन जोर उसी के पड़ेगा जिसने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी आस्ट्रिक तो नहीं है, द्रविड़ भी नहीं है, चीनी तिब्बती भी नहीं है, ये भारोपीय परिवार की है। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आपको मैं बताना भूल गया, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन ही कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा वैसे? आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती होता है। ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है, आयुष्मती इसका आंसर होता है। मान का मती होता है ना दोस्तों, मान का मती, जो स्त्रीलिंग अगर बनाना है। ठीक है, मती होता है। ठीक है, तो आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा। ठीक है, आयुषी तो नहीं है बिल्कुल भी, आयुष्मी तो भी नहीं है, और आयुष्मयी भी नहीं है। ठीक है, आयुष्मती इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है आपको 21 पे, मैनेजर शब्द में कौन सा लिंग है? मैनेजर शब्द है दोस्तों। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, जो भी मैं अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, मैनेजर शब्द में उभयलिंगी है, क्योंकि एक पद है ये दोस्तों। मैनेजर शब्द है लेकिन पद है। ठीक है, पद चाहे राष्ट्रपति का हो, पद डॉक्टर का भी हो, किसी भी चीज़ का जो पद है दोस्तों वो होते हैं उभयलिंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैनेजर शब्द है तो इसका मतलब मैनेजर कोई भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो पुल्लिंग तो इसका आंसर आप लगाओगे नहीं, तो उभयलिंगी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको दोस्तों कि 23वां क्वेश्चन है, जिस कारक में मेरे, मैंने, मुझको, मुझसे
तुमने, उसने, इसका, इसकी, इसके, तुमको विभक्ति आता है, यह किस कारक की पहचान है? किस कारक की है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक की, क्योंकि वो अपने लिए बोल रहा है ना, मेरे लिए, मुझको, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए बोल रहा है ना वो। तुमने, उससे, उसने, इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कर्ता कारक है इसमें। ठीक है, कारक ही बताना था ना आपको। ठीक है, कारक ही बताना था, तो इसका राइट आंसर है कर्ता कारक। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य वर्ण आपको बताने हैं कि प, फ, ब, म। प वर्ग के जो होते हैं वो ओष्ठ्य होते हैं। ठीक है, प, फ होता है, प, फ, ब, ठीक है, म। ठीक है, ये जो होते हैं वो ओष्ठ्य वर्ण होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे दिया है वो ओष्ठ्य नहीं है फिर, क्योंकि ये प वर्ग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, वो ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। पल्लवी उन्हीं की रचना है। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये, उनकी कई बार पूछी जाती है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की रचना को। ठीक है, तो चिदम्बरा के लिए 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ मिला था। तो ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? खुशियां मनाना लग रहा होगा शब्द से, खुशियां मनाना, तो घूरे के दिन फिरना तो नहीं होगा इसका। ठीक है, घर में गंगा बहाना भी नहीं है, उपयुक्त में से सभी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि पहला और तीसरा नहीं है। तो इसका राइट आंसर घी के दीपक जलाना, मतलब खुशियां मनाना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी अर्थ बताना है या पर्यायवाची बताना है पिशुन का। ठीक है, पिशुन का पर्यायवाची क्या होता है? पिशुन का पर्यायवाची होता है कौवा। कौवा या नीच भी एक होता है पिशुन का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिशुन का एक कौवे का यानी वायस भी होता है, वायस इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी तदात में भी नहीं होता है, तादात में भी नहीं होता है, और तादात में भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर है तादात में होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपको? यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है आपको। यहाँ पे आपका आईक्यू टेस्ट करा जा रहा है। ठीक है, आईक्यू टेस्ट कि आप किस तरह की हिंदी बोलते हो आम बोलचाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वह मुझे अपने भाई, यानी सॉरी बड़े भाई योग्य मानता है। योग्य लिखोगे आप यहाँ पे क्या? योग्य गलत हो जाएगा। ठीक है, वह मुझे अपने बड़े भाई भांति मानता है, ऐसा भी नहीं लिख सकते हो आप। बड़े भाई तरह मानता है भी नहीं लिखोगे ऐसा। बड़े भाई जैसा मानता है ये आप लिख लोगे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में। ठीक है, वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है, बड़े भाई जैसा मानता है। ठीक है, लग रहा है आपको कि ये सेंटेंस अच्छा बन गया? ठीक है, तो यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम छांटना है आपको। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पे जेठ होता है क्या तत्सम? नहीं होता है। भौरा होता है क्या? भौरा, भ्रमर नहीं होता है तत्सम शब्द ये। ठेस होता है? नहीं। जेठ का ज्येष्ठ होता है। ठीक है, और हस्त होता है? जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर है हस्त। हस्त जो होता है ना दोस्तों, हस्त, ये तत्सम शब्द है, यानी हाथ। ठीक है, हस्त तत्सम शब्द है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको 31 पे बताना है कि प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या है। प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या है, क्या होता है विलोम शब्द प्रफुल्ल का। ठीक है, आजकल यूकेपीएससी ज़्यादा विलोम शब्द ही पूछ रहे हैं, 3-3 4-4 पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कनिष्क सहायक में तो काफ़ी विलोम पूछे जाएंगे, और क्योंकि 25 नंबर की वहाँ पे हिंदी ही आएगी। ठीक है, प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा। प्रफुल्ल का विलोम होता है विषाद। ठीक है, प्रफुल्ल का विलोम विषाद होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 33 पे आते हैं दोस्तों। 33 क्या पूछ रहा है आपको। 33 पूछ रहा है कि मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा यानी विपरीत हो जाएगा, यानी विपरीतार्थी हो जाएगा, यानी विलोम हो जाएगा। ठीक है, मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएगा आप। उपसर्ग कहाँ लगता है, वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था। फिर भी उपसर्ग पहले लगता है शब्द के, और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग आगे लगाएंगे। अगर मित्र से आगे कोई उपसर्ग जोड़ दो आप, जो ऑप्शन में दे रखे हैं, तो क्या होगा। सुमित्र होगा क्या, सुमित्र होगा या निर्मित्र होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। कुमित्र होगा, नहीं। अमित्र इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र का अमित्र होता है। ठीक है, चलिए मित्र का अमित्र होता है विलोम शब्द। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगते हैं शब्द के, और उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 33 पे आते हैं, 34 पे आते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। पुल्लिंग शब्द का संतान पुल्लिंग होते ही क्या, संतान हुई, तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। विजय हुई, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। शक्कर भी स्त्रीलिंग है, चीनी है ना दोस्तों, चीनी स्त्रीलिंग है ना। वर्णन कीजिए, वर्णन करो, वर्णन किया। ठीक है, वर्णन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको समास भी बताने हैं। ठीक है, समास भी बताने हैं। मैंने कहा था ना 50 क्वेश्चन होंगे ना, तो हर चैप्टर से बताए गए हैं। ये यूनिक क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसी वीडियो के सॉरी यूट्यूब के इतिहास में ऐसी वीडियो नहीं आई है। ठीक है, आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। बेशक का समास भी बताना है आपको। बेशक, बेशक में समास कैसे ढूंढेंगे, बे प्लस शक। ठीक है, इसमें कैसे, जिसमें पहले वाला जो वर्ण होता है शब्द में, वो अगर प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है बेशक। अगर एग्जाम में आया भी नहीं है बेशक, तो आपके कई क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए हैं कि बेशक अव्ययी भाव समास कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सापेक्ष का डायरेक्टली आपको विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पे। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, आपेक्ष तो नहीं होता है, निपक्ष भी नहीं होता है, सापेक्ष भी नहीं होता है। ठीक है, जिसने थोड़ा भी पढ़ा हो ना, वो लगा देगा कि निरपेक्ष है। ठीक है, सलेक्शन उसका पक्का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस चैनल को फॉलो करिएगा दोस्तों। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। यहाँ पे पूछा गया है वाक्य के लिए एक शब्द का पता करना है आपको। ठीक है, 38 में क्या पूछा गया है, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द। उचित शब्द कौन सा है, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष। ठीक है, समंदर तो नहीं होगा, धरती भी नहीं होगा, विश्व भी नहीं होगा, अंतरिक्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 39 में क्या बताना है आपको दोस्तों, तद्भव शब्द बताना है आपको। निम्न में कौन सा नहीं है, यानी तत्सम है वो, तद्भव नहीं है, तत्सम है। ठीक है, यहाँ पे आलस नहीं है, आम्र नहीं है, अंधकार भी नहीं है। ठीक है, अंधकार का अंधियारा होता है ना, पर्यायवाची। ठीक है, तिमिर। और अनाज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तद्भव शब्द नहीं है ये, तत्सम शब्द हो जाएगा अनाज। ठीक है,
अनाज एक तत्सम शब्द है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। दोस्तों 41 क्वेश्चन है, वृत्ति शब्द के लिए, वृत्ति शब्द के लिए के अर्थ के लिए सही क्रमांक है। वृत्ति शब्द के अर्थ के लिए यानी पर्यायवाची है, कौन सा है वृत्ति शब्द का? तो वृत्ति मीन्स होता है वर्क, ठीक है, कार्य और पेशा। वृत्ति शब्द के लिए इसका सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 46 में कंठ का अनेकार्थी शब्द बताना है। कंठ का अनेकार्थी शब्द होता है दोस्तों गुलाब, ठीक है, कांटा नहीं होता है अनेकार्थी शब्द इसका। इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा गुलाब, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ का गुलाब। यहाँ पर 47 आपको बताना है। AK-47 तो आपने देखी होगी, ठीक है। क्या होती है AK-47? कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलो 47 क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। क्या होता है स्त्रीलिंग शब्द? क्या शील होता है स्त्रीलिंग शब्द? शक होता है? शक नहीं होता है, पुल्लिंग होता है। शहद भी पुल्लिंग होता है। शराब, शराब क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तूने शराब पी रखी है, मैंने शराब पी रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 पे क्या बताना है आपको? पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पेड़ का अर्थ क्या नहीं है इनमें से? पेड़ का अर्थ पादप होता है, तरु होता है, वृक्ष होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पेड़ के पर्यायवाची, तो पेड़ कमल हो गया जैसे, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तरुणी, तरुणी नहीं है बिल्कुल भी। तरुणी पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। ठोक के बता दो, ठोक के बता दो, पेड़ का पर्यायवाची शब्द है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको गलत नहीं करने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यही आपका सिलेक्शन करवाते भी हैं और गलत करने पे रोकते भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ रखे हैं हम अभी। 49 क्या करें? समूहवाचक क्रिया समूहवाचक संज्ञा बतानी है आपको। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? समूहवाचक संज्ञा आदमी है क्या? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक तो समूह होना चाहिए ना एक। आदमी तो आदमी है, अकेला ही है, समूह तो है ही नहीं। पर्वत, पर्वत तो पर्वत ही होता है, अकेले होते हैं पर्वत। और भी पर्वत होते हैं लेकिन उसके आसपास काफ़ी दूर होते हैं। आदमी भी तो और होते हैं लेकिन उसके आसपास नहीं है और दूर दूर हैं। भारत, भारत भी नहीं। बाजार, भारत तो काफ़ी बड़ा है ना, ठीक है। बाजार, बाजार क्या होता है? समूहवाचक होता है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा है बाजार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का दोस्तों। जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइएगा दोस्तों, ठीक है। रोजगार विद पंकज के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, ये मैं आपको बताते आ रहा हूँ शुरू से, ठीक है। चलिए भौरा शब्द का पर्यायवाची बताना है इस पे। भौरा शब्द का, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मधुप तो नहीं होता है, मधुकर भी नहीं होता है, ठीक है, दबोली भी नहीं होता है, भ्रमर होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, भ्रमर होता है भौरा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था क्लास का, ठीक है। चलो आपको ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ मैं और मिलूँगा आपको, ठीक है, अगली वीडियो पे। अगर आप कमेंट में करें कि यही क्वेश्चन, ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चन हिंदी के लेके आओ, तो मैं और भी मेहनत करूँगा दोस्तों, तो और भी लेके आऊँगा आपके लिए क्वेश्चन हिंदी के इसी तरह से, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए दोस्तों। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। चलिए, नमस्कार।